हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और क्लास 11th के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देख लेते हैं अगले पैराग्राफ में क्या कुछ खास है। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दो आर्मेनियन बॉयज़ की कहानी है, काफ़ी खूबसूरत कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, तो आप देखिएगा। यहाँ से पढ़ना बाकी था। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। ये लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, मतलब खिड़की से सीधा आराम जो है वो घोड़े के ऊपर ही कूदता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, खिड़की थोड़ी ऊपर रहती है और घोड़े की हाइट जो है वो खिड़की के लगभग बराबर होती है, तो वो वहाँ से कूद जाता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अब मैं इससे आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उस वक्त हम शहर के एज मतलब उसका ऊपरी सिरा जो था वहाँ पर रहते थे। मतलब गांव जो था, वो शहर जो था उसका ऊपरी हिस्सा, मतलब जहाँ जगह थोड़ी ऊंची थी। ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू का नाम इसमें लिया गया है, ये जगह का नाम है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। मेरे घर के बिल्कुल पीछे जो है तो वो पूरा क्या था, खाली मैदान ही था, जहाँ पर बगीचे लगे हुए थे, जहाँ पर अलग अलग ग्रासलैंड और खेत खलियान जिसे कह सकते हैं वो थे। वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस जहाँ पर होती थी, वो जहाँ इरिगेशन डिचेस मतलब जहाँ पर इरिगेशंस किए जाए, और इरिगेशंस के पर्पज़ से जो अक्सर आपने देखा होगा लोग गड्ढे भी खोद देते हैं जिससे पानी निकाल कर खेतों तक पहुँचाया जाता है। कंट्री रोड्स मतलब बिल्कुल ग्रामीण इलाकों जैसा रोड था, कच्चा रोड था, वहाँ कोई सड़क बनी नहीं थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन द ओलाइव एवेन्यू। 3 मिनट में हम ओलाइव एवेन्यू तक पहुँच गए। ये जो भी नाम दे रखे हैं इसमें, एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू, ये प्लेसेस के नाम हैं। स्पेसिफाइड प्लेस है वहाँ पर जिसको जाना जाता है। जैसे हमारे भी अक्सर शहर में जो है अलग अलग, जैसे इमली चौक या ऐसे बाज़ार जिस प्रकार से नामकरण होते हैं, उस प्रकार उधर जो है इस प्रकार के नामकरण किए हुए हैं प्लेसेस के। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट। उसके बाद क्या, घोड़ा जो है वो थोड़ा तेज चलने लग गया। पहले घोड़ा धीरे चल रहा था और उसके बाद उसने धीरे धीरे दौड़ लगाना शुरू कर दी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ। हवा जो है काफ़ी नई नई सी फील हो रही थी, क्योंकि वो अक्सर शहर में टाउन में रहते हैं तो वहाँ पर उनको घुटन जैसा लगता था। पर रीज़न उसका, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा था तो उनको बिल्कुल फ्रेश हवा मिल रही थी और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल क्लीन था, क्योंकि आसपास जो है वो खेत खलियान की ज़मीन थी, कुछ उनके बगीचे भी लगे हुए थे, अंगूर के जो है वो बागान वहाँ पर थे। तो इस प्रकार से वो लगभग ग्रीनरी वहाँ पर मौजूद थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। उसकी जो फील है, मतलब उस चीज़ को जो हम महसूस कर पा रहे थे, वो वाकई वंडरफुल थी, मतलब कहने के लायक थी। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मेरा कज़िन मुराद जो है, जिसे माना जाता है वन ऑफ द क्रेजिएस्ट, मतलब मेरे परिवार का क्रेजी मेंबर। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में अक्सर एक क्रेजी मेंबर हुआ ही हुआ है। मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग। कभी गाना गाना शुरू कर देता है। आई मीन ही बिगिन टू रॉर। मेरा मतलब ये है कि गाना गाना तो क्या, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। अक्सर जब बेसुरीली आवाज़ में कोई गाता है तो उसे रॉर कहा जाता है। तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। घोड़े पर बैठे और सवारी जब चल रही थी घोड़े की, तब की बात है ये। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन द समवेयर। हर एक परिवार में कोई ना कोई एक क्रेजी ज़रूर होता है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड
द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। ये इसको जो है नेचुरल कहा जाता है, मतलब एक प्राकृतिक तौर पर कोई क्रेजी, जैसे बचपन से ही कोई क्रेजी हो किसी भी चीज़ के प्रति, तो हमारी ट्राइब में इसे बचपन से ही ऐसा क्रेजी माना जाता है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसराव। हमारे अंकल जो थे वो मुराद जैसे थे। हमारे परिवार में कोई न कोई ज़रूर क्रेज़ी रहा है। बिफोर हिम मतलब मुराद से पहले भी हमारे परिवार में एक क्रेज़ी अंकल थे जिसका नाम था खुसराव। एन इनॉर्मस मैन, काफ़ी विशाल व्यक्ति था, विद अ पावरफुल हेड ऑफ अ ब्लैक हेयर, और उनका सिर जो था पूरा काला था, मतलब उनके बाल जो है वो काले थे। एंड लार्जेस्ट मस्टेक, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। इन द सेंट जोक्विन वैली, सेंट जोक्विन वैली में रहते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो अपने स्वभाव में काफ़ी फ्यूरियस थे। फ्यूरियस का मतलब काफ़ी उतावला जिनका स्वभाव था। सो इरिटेबल, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते थे वो। सो इम्पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा धैर्य की कमी थी उनमें। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसमें पेशेंस की काफ़ी कमी हो। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और ऐसे ही चिल्ला के हर किसी को बातचीत करते हुए वो रोक देते थे। और उनका फेवरेट डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस मैटर पे। मतलब कोई किसी भी मैटर पे बात करता था तो खुसराव अंकल जो क्या करते थे, वो खुसराव बोलते थे कि कोई नुकसान की ज़्यादा बात नहीं है और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। बाय द वे, क्या लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरेक रनिंग, एक एरेक नाम का उनका खुद का लड़का था जो दौड़ते दौड़ते 8 ब्लॉक्स को पार करके बार्बर शॉप पहुंचा। रनिंग 8 blocks to the barber shops where his father was having his mustache trimmed. वहाँ पर उसके पिताजी जो है क्या कर रहे थे, बार्बर शॉप पे उनकी मूछों को जो है वो सेट करवा रहे थे, पतली करवा रहे थे या थोड़ा ट्रिम उसको सेट करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, ये खबर लेकर गया कि पिताजी हमारा घर जल रहा है आग में। तब उस व्यक्ति ने क्या किया था, दिस मैन खुसराव सेट अप इन द चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और ज़ोर से चिल्लाने लग गए। क्या बोला, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, पर लड़के ने बोला तुम्हारा घर जल रहा है। तो खुसरो रोड, इनफ, खुसरो रोर, फिर से उन्होंने चिल्लाया कि काफ़ी हो गया, इट्स नो हार्म आई से, मैंने पहले ही बोल दिया ना, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये था इनके फैमिली का एक बहुत ही अनोखा किरदार, और उसी किरदार पर कहा जाता है हर एक परिवार में एक ना एक व्यक्ति जो है वो किसी पूर्वज के ऊपर जाता है। तो यही मतलब इस स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अच्छा पहलू है, और इसे बड़ी इंटरेस्ट के साथ में आप पढ़ें। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी कुछ हिस्सा इसका एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको डेली रिवाइज करते रहें घर पर भी, और इसके हार्ड वर्ड्स जो हैं वो आप कंप्लीट करते रहें, आपकी वोकैब्स इंक्रीज़ करते रहें, और थोड़ा सा ग्रामर पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।